हेलो एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ कृषि, ग्रामीण विकास एवं खाद्य प्रबंधन, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट एंड फूड मैनेजमेंट से लेकर बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इसको लेकर आज हमारी एक कंप्लीट क्लास होने वाली है। हम जानेंगे कि कृषि क्या होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, या ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था को मदद मिलती है। इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम विस्तृत रूप से जानेंगे, क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे कृषि से ही सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में जानेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है। इससे संबंधित जो MCQs हैं वो NTA नेट, MP असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, PGT या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उनमें भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इससे करंट अफेयर को लेके भी प्रश्न बनते हैं। तो कहीं ना कहीं आज की क्लास भी हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है इकोनॉमिक्स बाय सुशीला मैम, जहां पर हम पूर्व परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को हल कर रहे हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत से ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाओं के विकास हेतु पूरा PURA मॉडल को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन है हमारे, पहला VKRB राव द्वारा, के हनुमंथैया द्वारा, तीसरा है APJ अब्दुल कलाम के द्वारा और चौथा है MS स्वामीनाथन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, APJ अब्दुल कलाम के द्वारा। पूरा मॉडल, जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोविज़न ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ इन रूरल एरियाज, जिसे हम PURA या पूरा बोलते हैं, की अवधारणा हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा प्रतिपादित की गई। यह ग्रामीण विकास की एक रणनीति है जिसके अंतर्गत ग्रामीण विकास पर जोर दिया जाता है तथा गांव शहर के बीच की खाई को कम करने का प्रयास किया जाता है। प्रश्न नंबर 2 है, अप्रैल 2016 में कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष हैं, पहला रमेश चंद्र, दूसरा अशोक दलवाई, तीसरा NK सिंह और चौथा बिमल जलान। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक दलवाई। अप्रैल 2016 में कृषकों की आय को दोगुना करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता अशोक दलवाई ने की थी। आज़ादी की 75वीं सालगिरह पर वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। हम सभी ने अमृत महोत्सव पूरे वर्ष मनाया, जब 75वीं वर्ष मनाया जा रहा था हमारी भारत की स्वतंत्रता का। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किन तरीकों से भारत में कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में ढांचागत परिवर्तन हुए। पहला, कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण, दूसरा पशुधन से खेतीबाड़ी की ओर विविधीकरण, तीसरा गैर व्यावसायिक फसलों से व्यावसायिक फसलों की ओर विविधीकरण और चौथा है पारंपरिक आगतों से आधुनिक आगतों की ओर विविधीकरण। तो यहाँ पे हमें कोड दिए गए हैं, पहला A, B और C सही है, दूसरा A, B और D सही है, तीसरा A, C और D सही है और चौथा है B, C और D सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर C हमारा सही हो जाएगा, A, C और D ये तीनों सही हैं। अब इसमें हमारे कौन कौन से ऑप्शन आ जाते हैं, पहला, तीसरा और चौथा। कृषि क्षेत्र में फसल विविधीकरण, गैर व्यावसायिक फसलों से व्यावसायिक फसलों की ओर विविधीकरण और पारंपरिक साधनों से आधुनिक साधनों की ओर विविधीकरण। प्रश्न नंबर 4 है, अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में 2020-21 की दूसरी तिमाही में सर्वोच्च वृद्धि दर्ज की गई। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार, पहला
कृषि व संबद्ध क्षेत्र, दूसरा विद्युत, गैस, जलापूर्ति व अन्य उपयोगी सेवाएं, तीसरा है सामान्य प्रशासन और चौथा विनिर्माण। तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कृषि व संबद्ध क्षेत्र। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था के कृषि व संबद्ध क्षेत्र की सर्वोच्च समृद्धि दर्ज की गई है। यह प्रश्न एनटीए यूजीसी नेट के द्वारा दिसंबर 2020 में भी पूछा गया और जून 2021 में भी पूछा गया। प्रश्न नंबर 5 है कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई स्कीमों कार्यक्रम पर विचार कीजिए, उन्हें उनके आरंभ किए जाने के कालानुक्रमानुसार लगाएं। यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ भारत सरकार के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं चलाई गई हैं, तो कौन सी योजना पहले आई है, इन सब के बारे में हमें जानना है। तो चलिए हम देखते हैं। पहला है मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड, तीसरा प्रधानमंत्री फसल योजना और चौथा किसानों की आय को दोगुना करने का कार्यक्रम। तो हमारे कोड दिए गए हैं, पहला ABCD, दूसरा BACD, तीसरा BADC और चौथा दिया गया है BCAD। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सबसे पहले किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम 1998 में आई। इसके बाद मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में, आप सभी इसके सन लिख लीजिएगा। और तीसरी है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016 में आई है। किसानों की आयु को दोगुना करने का कार्यक्रम 2016-17 में आया है। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा क्रम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6 है भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य है, पहला खाद्यान्न का निर्यात, दूसरा खाद्यान्न का आयात, तीसरा खाद्य सुरक्षा और चौथा खाद्यान्नों की गुणवत्ता। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रमुख उद्देश्य खाद्य सुरक्षा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे सर्वप्रथम 1950 में प्रारंभ किया गया, गरीबों को सस्ते मूल्यों पर खाद्यान्नों को वितरित करने की प्रणाली है, जिससे उन्हें खाद्यान्नों की बढ़ती हुई कीमतों के बोझ से बचाया जा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों को उपलब्ध कराने का काम मुख्यतः भारतीय खाद्य निगम के द्वारा किया जाता है। भारतीय खाद्य निगम खाद्यान्नों का बफर स्टॉक रखता है। प्रश्न नंबर 7 है मनरेगा योजना सभी जिलों में कब लागू हुई? हमारे ऑप्शन है, पहला 1 अप्रैल 2004, दूसरा 1 अप्रैल 2005, तीसरा 1 अप्रैल 2008 और चौथा है 2 अक्टूबर 2008। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1 अप्रैल 2008। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो पहले नरेगा था, अब क्या हो गया है, नरेगा को मनरेगा कर दिया गया है। सितंबर 2005 को पारित हुआ था तथा 2 फरवरी 2006 से इसकी शुरुआत की गई। प्रारंभ में नरेगा 200 जिलों में लागू किया गया था, लेकिन 1 अप्रैल 2008 से यह देश के सभी जिलों में लागू हो गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी एक्ट या मनरेगा कर दिया गया। तो हमें यहाँ विशेष रूप से सन क्या याद रखना है, 2008, 1 अप्रैल 2008। प्रश्न नंबर 8 है भारत में कृषि क्षेत्र के वित्त के लिए सर्वोच्च संस्था है, पहला SBI, दूसरा नाबार्ड, तीसरा
IDBI और चौथा है सिडबी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नाबार्ड। भारत में कृषि क्षेत्र के लिए सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की संस्तुति पर 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य कृषि एवं ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए और साथ ही विभिन्न वित्तीय संस्थाओं के क्रियाकलापों में उचित समन्वय स्थापित करना होता है। प्रश्न नंबर 9 है, नाबार्ड सिफारिशों के आधार पर गठित किया गया। पहला, लोक लेखा समिति, दूसरा नरसिम्हन समिति, तीसरा शिवरमन समिति और चौथा चलैया समिति। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, शिवरमन समिति। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश के आधार पर 12 जुलाई 1982 को हुई। नाबार्ड बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड कृषकों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देता, वह सरकारी बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराता है। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस प्रधानमंत्री द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई? पहला, श्री नरसिम्हा राव, दूसरा श्री इंद्र कुमार गुजराल, तीसरा श्री अटल बिहारी वाजपेयी और चौथा श्री मनमोहन सिंह। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, श्री अटल बिहारी वाजपेयी। किसान कॉल सेंटर की स्थापना 21 जनवरी 2004 को हुई। प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा किसान कॉल सेंटर की स्थापना की गई। इस योजना की टोल फ्री टेलीफोन लाइन 1800-180-1551 है। यह किसान समुदाय को कृषि सूचना देता है। प्रश्न नंबर 11 है, ट्राइसेम योजना किससे संबंधित है? पहला, कृषि विकास से, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, दूसरा ग्रामीण युवा रोजगार से, रूरल यूथ एम्प्लॉयमेंट, तीसरा औद्योगिक विकास से, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और चौथा शहरी युवा रोजगार से, सिटी यूथ एम्प्लॉयमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ग्रामीण युवा रोजगार से। ट्राइसेम का फुल फॉर्म होता है ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम 15 अगस्त 1979 को शुरू किया गया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवक जिसकी आय 3500 रुपये वार्षिक से कम है, इसके अंतर्गत आई। अप्रैल 1999 को इसे स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना यानी कि ट्राइसेम को SGSY में मिला दिया गया। प्रश्न नंबर 12 है, भारत में सीमांत जोतों का आकार है। पहला, 1 हेक्टेयर से कम, दूसरा 2 हेक्टेयर से कम, तीसरा 3 हेक्टेयर से कम और चौथा 4 हेक्टेयर से कम। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 1 हेक्टेयर से कम। भारत में अगर हम कृषि जोतों की बात करें तो 5 तरीके की कृषि जोत पाई जाती हैं। पहला, सीमांत जोत। सीमांत जोत के अंतर्गत 1 हेक्टेयर या 2.5 एकड़ से कम होता है, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, सीमांत जोत भी बोलते हैं। दूसरा आता है हमारा लघु जोत। लघु जोत के अंतर्गत 2 हेक्टेयर से कम भूमि होती है, तो ये हो गया हमारा लघु जोत। तीसरा होता है लघु मध्यम जोत। इसमें 2 हेक्टेयर से लेके 3 हेक्टेयर तक होता है, तो ये हो गया हमारा लघु मध्यम जोत। चौथा होता है हमारा
मध्यम जोत जो 4 हेक्टेयर से तक होता है, तो ये हमारा हो गया मध्यम जोत। इसके बाद आता है बड़े जोत जो 10 हेक्टेयर या इससे ऊपर के जोत कहलाते हैं। तो यहाँ पे हमारे प्रश्न में क्या पूछा गया है कि भारत में सीमांत जोतों का आकार है तो 1 हेक्टेयर से कम, या फिर जिसे हम कहते हैं कि सीमांत जोत। प्रश्न नंबर 13 है, पीली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? पहला ऊन, दूसरा मत्स्य, तीसरा रेशम और चौथा तिलहन। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, तिलहन। पीली क्रांति तिलहन के उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति का प्रारंभ 1986 से 87 में हुआ तथा टॉम पित्रोदा को भारत में तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति का नाम दिया गया। प्रश्न नंबर 14 है, भारत में हरित क्रांति ने योगदान दिया है। पहला अंतर प्रदेशीय असमानता, दूसरा अंतर वर्ग असमानता, तीसरा अंतर फसल असमानता और चौथा यह सभी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, यह सभी। भारत में हरित क्रांति ने इन सभी चीज़ों में अपना योगदान दिया है। इसने अंतर प्रदेशीय असमानता को खत्म किया, अंतर वर्ग असमानता को और अंतर फसल असमानता को भी इसने खत्म किया। प्रश्न नंबर 15 है, कार्यक्रम 2005 में सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। पहला राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण, दूसरा कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप्स, तीसरा अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट्स और चौथा उत्कृष्ट कार्यक्रम में भागीदारी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम 2005 से सभी गांवों को विद्युत उपलब्ध कराने के लिए शुरू किया गया। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीणों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 11वीं योजना में 28 करोड़ का प्रावधान किया गया था। 2013 में इस योजना के तहत गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन को 198 रुपये मंजूर किए गए, जिसे बाद में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में हाल ही में सौभाग्य के रूप में दिया गया था। प्रश्न नंबर 16 है, किस समिति ने भारत में कृषि जोत की संस्तुति की है? पहला टंडन समिति, दूसरा राज समिति, तीसरा केलकर समिति और चौथा दंतवाला समिति। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, राज समिति। वर्ष 1972 में डॉक्टर एन के राज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1972 में दी। कृषि क्षेत्र पर कर लगाने के बारे में इस समिति की मुख्य सिफारिशें इस प्रकार थीं। पहला, कृषकों पर कृषि जोत कर लगाया जाए। दूसरा, जो भी व्यक्ति गैर कृषि क्षेत्र से आय प्राप्त करते हैं उनको आय दे। तीसरा, पशुपालन, मुर्गी पालन और डेयरी फार्म से प्राप्त आय भी आयकर लगाया जाना चाहिए। चौथा था कि कृषकों की कुल संपत्ति पर संपत्ति कर लगाया जाए। पांचवा, जब कोई व्यक्ति भूमि को बेचता है तो उससे होने वाले लाभ पर पूंजी लाभ कर लगाया जाए।
प्रश्न नंबर 17 है, प्रश्न नंबर 17, भारत में कृषि आय पर कर लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? पहला NN बांचू, दूसरा CH हनुमंतराव, तीसरा BS मिन्हास और चौथा KN राज। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, KN राज। भारत में कृषि आय पर कर लगाने के प्रश्न पर भारत सरकार द्वारा बनाई गई समिति के अध्यक्ष KN राज थे। प्रश्न नंबर 18 है, कृषि क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन कीमत का प्रावधान किया गया। पहला, किसी दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटने से रोकना। दूसरा, कृषकों के हितों की सुरक्षा। तीसरा, कृषकों को प्रोत्साहन देना। और चौथा, सभी सही हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी हमारा डी सही हो जाएगा। कृषकों को उनके कृषि उत्पादों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा फसल बुआई यानी कि जब फसल बोई जाती है से पहले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार कृषि लागत एवं मूल्य आयोग 22 महत्वपूर्ण फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ना के लिए लाभकारी मूल्य की घोषणा करता है, जिसमें ये सारी चीज़ें सम्मिलित हैं कि दिए गए वर्ष में बाहुल्य की स्थिति में कीमत को घटने से रोकना, कृषकों के हितों की रक्षा करना और कृषकों को प्रोत्साहन देना। प्रश्न नंबर 19 है, कृषि वित्त में सर्वोच्च संस्था है। पहला, नाबार्ड, दूसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और चौथा सहकारी बैंक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, नाबार्ड। कृषि वित्त के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था नाबार्ड है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना, नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, की 12 जुलाई 1982। आप सभी इस सन को याद कर लीजिएगा कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 में बी शिवरमण समिति की सिफारिश के आधार पर हुई थी, जिसमें 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक पूंजी से इसकी स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 20 है, भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब की गई? पहला, जुलाई 2000, दूसरा अगस्त 2002, तीसरा जुलाई 2004 और चौथा अप्रैल 2005। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, जुलाई 2000। भारत में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा जुलाई सन 2000 को की गई थी। इस नीति के अगर हम प्रमुख उद्देश्यों की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में 4% से अधिक वार्षिक वृद्धि दर, समृद्धि दर का मृदा संरक्षण, जल संरक्षण और जैव विविधता संरक्षण पर आधारित होना चाहिए। समृद्धि दर जो तकनीकी, पर्यावरणीय और आर्थिक दृष्टि से संपोषणीय हो। समृद्धि दर जो मांग जनित और वैश्वीकरण और उदारीकरण की चुनौतियों का सामना करने में कृषि क्षेत्र को सक्षम बनाए। प्रश्न नंबर 21 है, कृषि श्रम मूल्य सूचकांक का उपयोग अब स्फीतिकारी के रूप में करने का सुझाव देने वाला निर्धनता अध्ययन किसने दिया? पहला, PK वर्धन, दूसरा PD ओझा, तीसरा BM डांडेलकर एवं एन रथ और चौथा है BS
मिन्हास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, पी के वर्धन। कृषि श्रम मूल्य सूचकांक का उपयोग अपस्फीति कारक के रूप में करने का सुझाव देने वाला निर्धनता अध्ययन वर्धन से संबंधित है, पी के वर्धन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 22 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून अधिग्रहण करता है पहला 65% ग्रामीण जनसंख्या को, दूसरा 70% ग्रामीण जनसंख्या को, तीसरा 75% ग्रामीण जनसंख्या को और चौथा ग्रामीण जनसंख्या को। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 75% ग्रामीण जनसंख्या को। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 सितंबर 2013 से प्रभावी हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य लोगों को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर आपूर्ति के द्वारा खाद्य तथा पोषक मुहैया कराना है। इसके प्रमुख लक्ष्य इस प्रकार हैं। पहला, यह अधिनियम ग्रामीण जनसंख्या के 75% तथा शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को कुल जनसंख्या के 67% रियायती दर पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने का कानूनी अधिकार प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में फसल बीमा योजनाओं को उनके शुरू किए गए कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला, व्यापक फसल बीमा योजना, दूसरा राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, तीसरा संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और चौथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके कोड दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा की सभी योजनाएं जो है वो क्रम से दी गई हैं। दूसरा, तीसरा, पहला या चौथा। तीसरा है तीसरा, दूसरा, चौथा या पहला। और चौथा है पहला, तीसरा, दूसरा या चौथा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि सभी चीज़ें जो है वह है क्रम से दी गई हैं। अब बात करते हैं कि किस योजना किस सन में आई थी। तो सबसे पहले है हमारी व्यापक फसल बीमा योजना। यह योजना 1985 में आई थी। दूसरा है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसका सन, एक मिनट, पहला है हमारा 1985, दूसरा है 1999, 99 से ये 2000 के बीच आई हुई थी। तीसरा है संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये 2010 से 2011 में आई हुई थी। और चौथे नंबर पर आती है हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये योजना जो है वो हमारी 2016 में आई हुई थी। तो इनका क्रम हमें याद रखना है। व्यापक फसल बीमा योजना 1985, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 1999 से 2000, संशोधित कृषि बीमा योजना सन 2010 से 2011 और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कृषि जोत भारत में सर्वाधिक प्रतिशत में है। पहला सीमांत जोत, दूसरा लघु जोत, तीसरा बड़े जोत और चौथा अर्ध मध्यम जोत। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सीमांत जोत। कृषि संगणना में क्रियाशील जोतों की अगर हम बात करते हैं
तो सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश में सीमांत जो पाया जाता है जो 1 हेक्टेयर से कम होता है। प्रश्न नंबर 25 है, कृषि वस्तुओं के लिए एक न्यूनतम समर्थन मूल्यों का निर्धारण किस निकाय की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए किया जाता है? पहला कृषि मंत्रालय, दूसरा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, तीसरा नीति आयोग, चौथा है कृषि मूल्य एवं लागत आयोग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, कृषि मूल्य एवं लागत आयोग, जिसे शॉर्ट में CACP कहा जाता है। कृषि वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि मूल्य एवं लागत आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। 1965 में कृषि कीमत आयोग की स्थापना की गई, जिसे 1985 में कृषि लागत एवं आयोग का नाम बदल दिया गया। यह आयोग वसूली कीमतों एवं निगमन कीमतों की घोषणा करता है। समर्थन कीमतें उत्पाद को यह गारंटी देती हैं कि यदि अत्यधिक उत्पादन हुआ तो भी सरकार को कीमतों इनसे नीचे नहीं गिरने देगी। इस उद्देश्य के लिए सरकार न्यूनतम समर्थन कीमतों पर बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों की खरीदारी के लिए वचनबद्ध रहती है। इसका सन हमको याद रखना है 1965, और बाद में ये दोबारा से कब आई है? 1985 में। प्रश्न नंबर 26 है, नाफेड क्या है? पहला कंपनी, दूसरा गैर सरकारी संगठन, तीसरा सरकारी निकाय और चौथा सहकारी संगठन। तो ऑप्शन नंबर, इसमें हमारे ये जो विकल्प दिए गए हैं इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, क्योंकि कृषि मंत्रालय के अगर हम नवीनतम आंकड़ों की बात करें तो प्रति व्यक्ति खाद्यान्नों की उपलब्धता 280 एक मिनट, इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हम क्योंकि पर्टिकुलर यहाँ नाफेड की बात कर रहे हैं, मैं गलती से दूसरे प्रश्न की बात करने लगी थी, तो यहाँ पे हम नाफेड की बात कर रहे हैं। तो यह क्या है? एक सरकारी संस्था है। कृषि उपजों के विपणन कार्य हेतु सरकारी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसका फुल फॉर्म क्या है? नाफेड, की स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी। प्रश्न नंबर 27 है, भारत में खाद्यान्नों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है? पहला ONGC के द्वारा, दूसरा ऑयल के द्वारा, तीसरा FCI के द्वारा और चौथा MMTC के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, FCI के द्वारा। भारत में खाद्यान्नों को FCI, जिसका फुल फॉर्म होता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, के द्वारा सारणीबद्ध किया जाता है। FCI की स्थापना 1965 में हुई थी। FCI खाद्यान्नों व अन्य सामग्री की खरीदारी, भंडारण व संग्रहण, स्थानांतरण, वितरण तथा बिक्री का काम करता है। यह सार्वजनिक वितरण प्रणालियों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का भी काम करता है। प्रश्न नंबर 28 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान NFSM प्रारंभ करने के वर्ष को इंगित कीजिए। हमारे ऑप्शन है, पहला 2001 से 2002, दूसरा 2004 से 2005, तीसरा 2010 से 2011 और चौथा है 2007 से 2008। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, 2007 से 2008।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अभियान 2007 से 2008 में प्रारंभ किया गया। इस मिशन का प्रमुख उद्देश्य कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र की 2% वार्षिक की दर को बढ़ाकर 2012 तक 4% करना था। प्रश्न नंबर 29 है, किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी की योजना किस वर्ष लागू की गई? पहला 2001, दूसरा 2005, तीसरा 1998 और चौथा 1999। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, 1998। किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 से 99 में प्रारंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य किसानों को व्यापारिक बैंकों, सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से सरल एवं सुविधापूर्वक ऋण उपलब्ध कराना था। इस योजना की व्यवस्था नाबार्ड द्वारा होती है। ऐसे किसान जो 5,000 या अधिक मूल्य के उत्पादन ऋण के लिए अप्लाई करते हैं, वे किसान क्रेडिट कार्ड के हकदार होते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा का निर्धारण फसल पैटर्न तथा वित्त के आधार पर होगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2.70 करोड़ पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। प्रश्न नंबर 30 है, कालक्रमानुसार विकल्प जमाएं। पहला है कृषि संबंधी लागतों और कीमतों का आयोग, दूसरा खाद्यान्न जांच समिति, तीसरा खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार और चौथा है खाद्यान्न नीति समिति। नीचे हमें कूट दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है। दूसरा, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला सही है। तीसरा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, ये ऑप्शन रिपीट हो गया है। और चौथा है दूसरा, पहला और चौथा, तीसरा सही है। तो इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले खाद्यान्न नीति समिति आई 1943 में। उसके बाद खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार आया 1956 में। देन उसके खाद्यान्न जांच समिति 1957 में। आप ये ध्यान रखिए, एक मिनट मैं आपको एक ज़रूरी बात अभी बताती हूँ। कृषि संबंधी लागतों और कीमतों का आयोग आया 1985 में। आप ये देखो कि पहले, चूँकि हम यहाँ पे सनों को बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि खाद्यान्न नीति समिति कब आई है, 1943 में। दूसरा है खाद्यान्नों का राजकीय व्यापार, ये आया है 1956 में। खाद्यान्न जांच समिति 1957 में। और कृषि संबंधी आगतों और कीमतों पर आयोग जो है वो 1943 में आया हुआ है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 31 है, गंगा कल्याण योजना का उद्देश्य है, पहला जल प्रदूषण को रोकना, दूसरा गरीबी रेखा के नीचे की महिलाओं की सहायता करना, तीसरा
गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। और चौथा है उत्तर प्रदेश में शिशु मृत्यु दर को कम करना। इस प्रश्न का हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीब किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना। सरकार द्वारा गंगा योजना 1 फरवरी 1997 को शुरू की गई। गंगा कल्याण योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले कृषकों तथा उनके समूहों को ट्यूबवेल्स तथा बोरवेल के द्वारा भूमि से जल निकाल करके सिंचाई व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए तैयार की गई। इस योजना के अंतर्गत उन व्यक्तिगत लाभार्थियों तथा 5 से 10 व्यक्तियों के समूह को लाभान्वित कराया जाता है जिनके खेत परस्पर मिले रहते हैं। इस योजना के वित्तीय भार का 80% भार केंद्र सरकार वहन करती है। इसमें न्यूनतम 50% निधियां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए होती हैं। प्रश्न नंबर 32 है, कपाट का संबंध है पहला ज्ञान आयोग से, दूसरा ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता एवं मूल्यांकन से, तीसरा कंप्यूटर हार्डवेयर से और चौथा कालीन की चित्रकारी से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ग्रामीण कल्याण कार्यक्रम की सहायता एवं मूल्यांकन से। कपाट का संबंध, इसका फुल फॉर्म होता है कपाट का काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 1986 में ग्रामीण समृद्धि की वृद्धि के लिए परियोजनाओं के कार्यान्वयन की दिशा में स्वैच्छिक कार्यवाही को बढ़ावा देने की ओर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी के विकास के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 33 है, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारंभ हुआ? पहला 1991 में, दूसरा 1995 में, तीसरा 1998 में और चौथा सन 2000 में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, सन 2000 में। ग्रामीणों की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम चलाने के उद्देश्य से वर्ष 2000 से 2001 में प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना शुरू की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास, ग्रामीण पोषाहार, विद्युतीकरण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान दिया गया। प्रश्न नंबर 34 है, ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था है। पहला भारतीय रिजर्व बैंक, दूसरा नाबार्ड, तीसरा राज्य सहकारी बैंक और चौथा लीड बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, नाबार्ड। ग्रामीण अवस्थापना विकास फंड हेतु मुख्य वित्त प्रदान करने वाली संस्था नाबार्ड है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नाबार्ड का आरबीआई से सीधा संबंध है। नाबार्ड कृषि साख संस्थाओं को एक छत के नीचे लाकर अल्पकालीन, मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। यह समन्वित ग्रामीण विकास को प्रोन्नत करने तथा सभी प्रकार के उत्पादन और विनियोग के लिए एक पुनर्वित्त संस्था के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 35 है, कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। पहला
कृषि मूल्य आयोग, दूसरा योजना आयोग, तीसरा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग और चौथा है वित्त मंत्रालय। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। कृषि वस्तुओं के न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है, जिसकी स्थापना 1965 में हुई। बाद में 1985 में इसका नाम CACP रखा गया। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सनुष्ठिति एक वर्ष में 2 बार की जाती है, रबी फसल और खरीफ फसल। 22 मुख्य फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है। मतलब किसी भी एक वर्ष में इन फसलों की काउंटिंग 2 बार की जाती है, रबी की फसल और खरीफ की फसल के अंतर्गत। प्रश्न नंबर 36 है, जिस मूल्य पर FCI सरकार खाद्यान्न को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है उसे कहते हैं पहला समर्थन मूल्य, दूसरा वैधानिक न्यूनतम मूल्य, तीसरा निकासी मूल्य और चौथा वसूली मूल्य। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, निकासी मूल्य। जिस मूल्य पर FCI अपने खाद्यान्नों को सार्वजनिक वितरण के लिए देता है उसे निकासी मूल्य कहते हैं। 1965 में स्थापित भारतीय खाद्य निगम FCI खाद्यान्नों व अन्य सामग्री की खरीदारी, भंडारण व संग्रहण, स्थानांतरण, वितरण व बिक्री का काम करता है। निगम कर एक ओर तो निश्चित करता है कि किसानों को उनके उत्पादन की उचित कीमत मिले, वहीं दूसरी ओर यह निश्चित करता है कि उपभोक्ताओं को भंडार में से एक कौन सी कीमत पर खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा सकता है। प्रश्न नंबर 37 है, कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन साख देने वाली संस्था है पहला प्राथमिक कृषि साख समितियां, दूसरा भूमि विकास बैंक, तीसरा वाणिज्यिक बैंक और चौथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, भूमि विकास बैंक। कृषि क्षेत्र में दीर्घकालीन ऋण कम से कम 15 से लेकर 20 वर्ष के लिए देने वाली संस्था भूमि विकास बैंक है। इन्हें भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। ये बैंक किसानों को भूमि खरीदने, भूमि पर स्थायी सुधार करने अथवा पुराने ऋणों का भुगतान करने आदि के लिए बनाई गई है। इसमें राज्य स्तर पर केंद्रीय भूमि विकास, जिला स्तर पर प्राथमिक भूमि विकास आदि सम्मिलित हैं। प्रश्न नंबर 38 है, संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम IAAP प्रारंभ हुआ पहला वर्ष 1995 में, दूसरा वर्ष 1963 में, तीसरा वर्ष 1964 में और चौथा है वर्ष 1966 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, वर्ष 1964 में। संघन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, जिसे हम IAAP के नाम से जानते हैं, इंटेंसिव एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, की शुरुआत 1964-65 में हुई थी। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यह था कि जिन क्षेत्रों में उच्च उत्पादन करने की क्षमता है उन क्षेत्रों में गहन रूप से वैज्ञानिक तथा प्रगतिशील कृषि के विकास पर अधिक जोर देना चाहिए। प्रश्न नंबर 39 है, IRDP कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला सिंचाई क्षेत्र में वृद्धि करना, दूसरा जनसंख्या को नियंत्रित करना, चौथा निर्धनता दूर करना और पांचवा है सूखाग्रस्त क्षेत्रों का विकास करना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, निर्धनता दूर करना।
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जिसे IRDP कहते हैं, 2 अक्टूबर 1980 में छठी संबंधित योजना है। इसमें लोगों को कृषि से संबंधित अनेक क्रियाओं में स्वरोजगार प्रदान करने की व्यवस्था की जाती है। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में किस जगह से काम के बदले अनाज योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा किया गया? ऑप्शन है पहला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, दूसरा चंपारण बिहार, तीसरा आलूर आंध्र प्रदेश और चौथा है सिलचर असम में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, आलूर आंध्र प्रदेश में। केंद्र सरकार के न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत स्वीकार किए गए काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा 4 अक्टूबर सन 2004 को आंध्र प्रदेश में गंगा रेड्डी जिले के आलूर गांव से शुरू किया गया। इस योजना को वर्तमान में मनरेगा में विलय कर दिया गया। तो यहाँ पे हमें एक और प्रश्न तैयार हो जाता है कि किस योजना को मनरेगा के तहत विलय कर दिया गया? तो काम के बदले अनाज योजना को मनरेगा के तहत विलय कर दिया गया है। प्रश्न नंबर 41 है, राष्ट्रीय किसान नीति की घोषणा की गई? पहला 2007 में, दूसरा 2005 को, तीसरा 2009 को और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, नवंबर 2007 को। राष्ट्रीय कृषक आयोग, जिसे अधिकांशतः स्वामीनाथन आयोग के नाम से भी हम जानते हैं, की नियुक्ति सरकार द्वारा 2004 में की गई। सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश संस्तुतियां 26 जनवरी 2007 को राष्ट्रीय कृषक नीति की से प्रभावी हैं, जिसमें केवल उत्पादन पर बल न देकर कृषकों की आर्थिक स्थिति पर बल दिया गया तथा जिसमें कृषि क्षेत्र के विकास की माप कृषि उत्पादन से न करके कृषकों की आय में वृद्धि से की गई। प्रश्न नंबर 42 है, वह कीमत जिस पर भारतीय खाद्य निगम सर्वाधिक वितरण के लिए खाद्यान्न का वितरण करता है कहलाती है? पहला समर्थन कीमत, दूसरा एकत्रण कीमत, तीसरा निकासी कीमत और चौथा वैधानिक न्यूनतम कीमत। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, निकासी कीमत। निकासी मूल्य वह मूल्य होता है जिस पर सरकार केंद्रीय भंडारों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उचित मूल्य की दुकानों को अनाज निगमित करता है। प्रश्न नंबर 43 है, अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ हुआ? पहला 1977 से 78 के बजट में, दूसरा 1993 से 94 के बजट में, तीसरा 1980 से 81 के बजट में और चौथा है 1999 से सन 2000 के बजट में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, 1999 से सन 2000 के बजट में। अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ 2 अक्टूबर सन 2000 को गाजियाबाद के सिखौड़ा ग्राम से हुई। इस योजना का उद्देश्य देश के अत्यंत निर्धन वृद्धों के लिए रोटी की व्यवस्था करना है। इसके अंतर्गत भी सभी वृद्ध नागरिक जो वृद्धावस्था पेंशन के हकदार हैं पर किसी कारण से पेंशन नहीं आ पा रही है, 10 किलोग्राम अनाज बिना मूल्य के प्रतिमाह पाने के हकदार हैं। प्रश्न नंबर 44 है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? पहला ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, दूसरा ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाना, तीसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा।
गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर को सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने 1988 से 89 में इस योजना का प्रारंभ किया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को एक बल्ब विद्युत उपलब्ध कराने के लिए 400 रुपये की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। प्रश्न नंबर 45 है, अंत्योदय योजना किस लिए है? पहला, एक पद दलित के उत्थान के लिए। दूसरा, निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए। तीसरा, अन्य पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, निर्धनों में से निर्धनतम की सहायता के लिए। 25 सितंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने 76वें जन्मदिन के अवसर पर अत्यंत योजना का शुभारंभ किया। योजना के तहत देश के 1 करोड़ निर्धनतम परिवारों को 25 किलोग्राम खाद्यान्न प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाता था, जिसे 1 अप्रैल सन 2002 से 35 किलोग्राम प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाने लगा। प्रश्न नंबर 46 है, नीचे कुछ कथन दिए गए हैं जिनमें से सही को चुनना है। तो पहला है, भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों की उपज से कम है। दूसरा, हरित क्रांति से हमारा तात्पर्य पृथ्वी को हरी बनाने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया है। तीसरा, जोतों पर सीमा से हमारा अर्थ जोत का न्यूनतम आकार है, जो एक कृषक परिवार के पास अवश्य होना चाहिए। और चौथा है, सरकार की कृषि मूल्य नीति से सीमांत किसान बहुत अधिक लाभान्वित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, भारत में भूमि की प्रति हेक्टेयर उपज अन्य कई देशों की उपज से कम है। प्रश्न नंबर 47 है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? पहला, नई दिल्ली में। दूसरा, बेंगलोर में। तीसरा, हैदराबाद में। और चौथा, जयपुर में। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, जयपुर में। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान का मुख्यालय जयपुर में अवस्थित है। कृषि विपणन की समस्या में प्रयुक्त परिचालन अनुसंधान में शामिल होना तथा उसका अध्ययन करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1988 में हुई है। प्रश्न नंबर 48 है, कुटीर ज्योति योजना से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संबंधित है? पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देना। दूसरा, ग्रामीण बेरोजगार युवकों को रोजगार देना। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले के परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों व्याख्या करने वाले परिवारों को विद्युत उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 49 है, भूमि सुधार से संबंधित निम्न उपायों में से एक के कार्यान्वयन में सबसे अधिक कमी पाई जाती है? पहला, जोत की सीमाबंदी। दूसरा, जमींदारी व्यवस्था का अंत। तीसरा, जोतों का चकबंदी। और चौथा, भूमि अस्तित्व का अधिकार। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जोत की सीमाबंदी। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने एक व्यक्ति के नाम अधिकतम जोत की सीमाबंदी कर दी ताकि भूमिहीनों को भी कुछ भूमि मिल सके। लेकिन सरकार का यह उपाय बहुत कारगर नहीं रहा, क्योंकि जिसके पास अधिक ज़मीन थी वह अपने परिचित या संबंधियों के नाम से रजिस्ट्री करके अपना हक बनाए रखते थे। प्रश्न नंबर 50 है, भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण है? पहला, अनाज की कम आपूर्ति। दूसरा, पोषक भोजन की कमी। तीसरा, अनाज की अधिक कीमत। और चौथा, उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, अनाज की अधिक कीमत। भारत में खाद्यान्न समस्या का प्रमुख कारण अनाज की अधिक कीमत है, जबकि भारत में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न की पूर्ति है, किंतु उसका वितरण सही ढंग से नहीं हो पाता है। प्रश्न नंबर 51 है, हरित क्रांति नाम संबंधित है पहला कृषि उत्पादन से, दूसरा दुग्ध उत्पादन से, तीसरा चारा उत्पादन से और चौथा औद्योगिक उत्पादन से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, कृषि उत्पादन से। प्रश्न नंबर 52 है, निम्न में से कौन सी विशेषताएं भारतीय कृषि से संबंधित है? पहला छुपी हुई बेरोजगारी, दूसरा उच्च उत्पादकता, तीसरा बड़े किसानों की अधिकता और चौथा मानसून की निश्चितता। यह हमें कूट दिए गए हैं कि पहला और दूसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है, तीसरा और चौथा सही है कि पहला और चौथा सही है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पहला और चौथा सही है, क्योंकि भारत में छुपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है और दूसरा मानसून की अनिश्चितता पाई जाती है, क्योंकि यहाँ कभी भी वर्षा अधिक हो जाती है, कभी भी कम हो जाती है। और चूँकि भारत कृषि प्रधान देश है, तो ज़्यादातर व्यक्ति कृषि कार्य में ही लगे हुए हैं, लेकिन कृषि कार्य से उतना उत्पादन नहीं होता है जितने कि व्यक्ति उसमें कार्य कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे उत्पादकता इसकी 0 हो जाती है। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ऐसे ही उपयोगी वीडियो आपको प्राप्त हो सकें। आप सभी परीक्षा की तैयारी अच्छे से करें। हैव अ गुड डे।